Hello students, welcome back to the amazing platform of NCERT वाला and this is यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर इस सीरीज में। उस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है जहां पर हमें रिवाइज करना है उन सारे माइक्रोब्स के बारे में जो हमारे लिए वेलफेयर का काम किया है ना। हमने इस चैप्टर को पढ़ते कैसे, हम इसका एनसीईआरटी में इस चैप्टर को कैटेगराइज किया गया है, आई एम सॉरी, यस, डिफरेंस उसमें जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे इस्तेमाल होते हैं। देन वी विल डिस्कस कि माइक्रोब्स का एंटीबायोटिक्स में कहाँ रोल है। देन वी विल डिस्कस कौन कौन सी एंजाइम्स हैं जो एक्सट्रैक्ट की गई हैं फ्रॉम द माइक्रोब्स। वी विल सी द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। वी विल see the use of microbes as a biofertilizers in biogas production। तो बहुत ही सुंदर सा छोटा सा चैप्टर आपके लिए आज पेश किया जाएगा इस सीरीज में। सबसे पहले तो बेटा आपको बताया गया है कि हमें इस सीरीज में कम से कम समय में आपको पूरा चैप्टर डिलीवर करना है ना, सो दैट हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो जब उनको रिवाइज करना हो और उनके पास समय बहुत कम हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कंटेंट कम मिलेगा। यस, you will see in this lecture each and every topic of the NCERT has been covered, है ना। So let's get started। आ जाइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। और आप अपने घर में बेटा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाते हो जिसमें जगह जगह पर यू विल सी द यूज ऑफ माइक्रोब। जैसे सबसे पसंदीदा लंच में कर्ड खाते होगे सब, कर्ड से डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, वो भी खाते होगे आप। तो कर्ड में है क्या बेटा? कर्ड में जो बैक्टीरिया है दैट इज अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या आप इसको क्या कह सकते हो, लैक्टोबैसिलस। हमेशा देखा होगा जब मम्मी को दही बनाना होता है तो मम्मी थोड़ा सा दूध को गर्म करने के लिए लगती है। गर्म में खौलाना नहीं होता है बेटा, क्योंकि हर एक माइक्रोब का अपना काम करने का उनका अपना एक पसंदीदा टेम्परेचर है। तो मम्मी बस गुनगुना मतलब वो वार्म करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खौलाती नहीं है, नहीं तो नहीं जमता दही। ठीक है, मम्मी से पूछना दही जमाने का तरीका। और उसमें क्या करती हैं फिर, थोड़ा सा पुराना दही, कहती है ना कि पूरा मत दही खा जाना, थोड़ा सा दही छोड़ देना, मुझे अगला दही जमाना है, बोलती है ना मॉम। तो मॉम क्यों बोलती है, मम्मा लोग ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा जो दही आप छोड़ोगे ना, वही तो स्टार्टर की तरह काम करता है और अगला दही का बैच बनाने में मदद करता है। तो उस थोड़े से दही में क्या होता है बेटा, यही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको आप लैक्टोबैसिलस कहते हो। तो जो मिल्क हमने गर्म किया है उस मिल्क में एज अ स्टार्टर हम ऐड करते हैं वो बचा हुआ दही, और इस दही में होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि एक्ट करता है एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर। अब ये क्या करता है, उस मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड उस मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करा देता है, और जिसकी वजह से मिल्क कोगुलेट कर जाता है, जम जाता है। उस मिल्क के जमने को हम क्या कहते हैं, दही, है ना, कर्ड, या इस प्रोसेस को हम कहते हैं कर्लिंग ऑफ मिल्क। तो घर में दही ऐसे ही बनता है विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोब। अगला जो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज चीज। चीज क्या है बेटा? सबसे पुराना, एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे पुराना फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है क्या ये चीज? ये भी बेटा पार्शियली डिग्रेडेड कंसंट्रेट ऑफ मिल्क, फैट एंड कैसीन, इनके प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हो तो बन जाता है आपका चीज। मार्केट में आपने देखा होगा बेटा डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज अवेलेबल है। तो इतनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज आप देखते हो ना, मोज़रेला चीज और जो पिज्जा के ऊपर डलती है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज है, टॉम एंड जेरी वाला चीज देखा होगा। तो इतने प्रकार की चीज क्यों है? सबका फ्लेवर अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबका टेक्सचर अलग है। क्यों भाई? क्योंकि अलग अलग माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया है उनको बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में जो दो टाइप्स ऑफ चीज लिखे हुए हैं, वन इज स्विस चीज एंड वन इज रॉकीफोर्ड चीज। व्हाई इट इज डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोब है वो एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। यहाँ पर जो नाम है दैट इज पेंसिलियम रॉकीफोर्टाई। तो ऑब्वियसली बेटा अलग अलग माइक्रोब है, ये फंजाई वो बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, तो चीज तो अलग अलग टाइप की बन के आएगी, अलग अलग फ्लेवर की बन के आएगी। तो देखो लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि डिफरेंट वैरायटी चीज हमारे मार्केट में मिलते हैं जो कि जाने जाते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर के लिए, फ्लेवर के लिए एंड टेस्ट के लिए। ये जो स्पेसिफिसिटी हर एक चीज में आती है उसको कौन डिटरमाइन करता है, किस प्रकार के माइक्रोब उसमें यूज किए गए हैं। जैसे ये स्विस चीज का डायग्राम ऐड किया हुआ है इमेज, और आप देखो इसमें कितने बड़े बड़े होल हैं। तो जो स्विस चीज है ना बेटा, ये फेमस है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें बड़े बड़े लार्ज होल्स मौजूद होते हैं। टॉम एंड जेरी देखा होगा बचपन में, अभी भी देखते होगे, कहीं ना कहीं छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स आती होंगी, तो वो छोटा महाराज लेकर के भागता है ना वाली चीज जिसमें बहुत सारे चीज होते हैं, वो तुम्हारा स्विस चीज का ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम चलते हैं और बात करेंगे बेटा ब्रेड। सबका पसंदीदा ब्रेड सैंडविच बना लो, ब्रेड पकौड़े बना लो, ब्रेड पोहा बना लो, ब्रेड ऑमलेट बना लो। ठीक है, सैंडविच के भी इतने सारे रूप बना सकते हो। ब्रेड से तो हर सबके घर में एक स्टेपल फूड है, ब्रेकफास्ट में यही इस्तेमाल किया जाता होगा। तो किससे खाते हो, किससे बनता है वो, उसमें जो माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, उस माइक्रोब को हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, और उस ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ऐसा नाम इसको बेकर्स ईस्ट क्यों बोला है, क्योंकि इस वाले ईस्ट का इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत किया जाता है। बेकिंग, आपके घर में भी बेकिंग होता होगा ना, केक वगैरह बनाते होगे, मफिन्स वगैरह बनाते होगे, इंस्टेंट कुछ चाहिए होगा, गार्लिक ब्रेड्स वगैरह बनाते होगे, है ना। गार्लिक ब्रेड सुनते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। तो गार्लिक ब्रेड वगैरह बनाने में आपने देखा होगा, इसकी रेसिपी देखना, तो ईस्ट डालते हैं। ईस्ट डालना क्यों जरूरी है, क्योंकि ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन से एंड प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, और ये एंड प्रोडक्ट निकलने की वजह से हमारे जो मटेरियल होता है जो हम बना रहे हैं, चाहे ब्रेड हो चाहे कुछ भी हो, वो बहुत सॉफ्ट और पोरस बनता है। केक देखो कितना सॉफ्ट बनता है ना। तो वो सॉफ्टनेस, वो पोरस का मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना ब्रेड पे। छोटे छोटे पोर्स क्यों है बेटा, क्योंकि CO2 गैस जहां जहां से इवॉल्व हुई है वही उसको पोरस बना रही है। इथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है वो उसको सॉफ्ट बनाती है। क्योंकि ईस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री बेक वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इसको बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। और केक वगैरह पे ये जो पफ्ड फुला हुआ पफीनेस अपीयरेंस आता है, ये ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, NCERT के लाइन है। अगला सबका पसंदीदा डोसा एंड इडली। दो इट इज अ साउथ इंडियन डिश, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडियंस का ही फेवरेट है ना, हम सबका फेवरेट है बेटा, मेरा फेवरेट है। ठीक है, आई लव इडली, ठीक है, मोर देन डोसा। और मम्मी लोगों को देखा होगा ना, मम्मी लोग टिपिकल कैसे बनाती हैं, पूरा प्रोसेस 3 दिन का प्रोसेस लगता है बेटा। ठीक है, अब तो रेडीमेड डोसा इडली का बैटर आ गया है, फर्मेंटेड, इंस्टामार्ट वगैरह से ऑर्डर कर लो, स्टोर्स पर अवेलेबल है। बट घर में मम्मी लोग को देखा है पूरा 3 दिन लगाती हैं। एक दिन पूरा ओवरनाइट जो काली वाली दाल होती है, ठीक है, और चावल का एक रेशियो 3:1 के रेशियो में प्रोपोर्शन में भिगोती हैं। फिर अगले दिन जब फूल जाता है तो पीसती हैं, और फिर उसको फिर ओवरनाइट एक दिन छोड़ती हैं फर्मेंट होने के लिए। याद आया, फिर तीसरे दिन खाने को मिलता था, है ना। तो ये भी फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है बेटा। इट इज प्रिपेयर्ड, फर्मेंटेड प्रिपरेशन होती है किसकी, राइस और ब्लैक ग्राम, उड़द दाल। मम्मी लोगों से पूछना पता होगा। और उसको छोड़ते क्यों हैं, क्योंकि बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करता है, उसको फुलाता है, तभी तो इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनती है ना। उसके बाद तो डोसा इडली में भी बेटा बैक्टीरिया का इस्तेमाल। अच्छा, कौन सी बैक्टीरिया आपको ये नहीं जानना है, सिर्फ NCERT में लिखा है कि बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से ये प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद टॉडी, इसको ताड़ी भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है हमारे साउथ इंडिया का। और कैसे बनाते हैं, फर्मेंट करके बनाते हैं सैप से। एक पाम का सैप होता है बेटा, कैरियोटा यूरेंस। ठीक है, इस पाम, ये देखो ये है, दिस इज कैरियोटा यूरेंस, कैरियोटा यूरेंस। इससे निकलता है बेटा ट्रेडिशनल ड्रिंक जिसको हम टॉडी या ताड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, कट लगाते हैं, इस पेड़ में कट लगाते हैं और मटका बांध देते हैं। जहां जहां कट लगाएंगे आप देखो मिट्टी का मटका बांध दिया है। अब इस सैप से, इस जहां से कट लगाया है, सैप निकल निकल के इस मटके में जाता है।
ठीक है। तो इस पेड़ के सैप से जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं टॉडी। तो कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं मटका वहीं पर बांध करके, वो सैप अंदर गया है, ठीक है, शुगर होगा, शुगर का फर्मेंटेशन होगा बेटा, ठीक है। और अगर इसको छोड़ दो लेफ्ट अनडिस्टर्ब तो उसके अंदर नेचुरली अकरिंग फर्मेंटेशन नेचुरली अकरिंग ईस्ट होता है, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन हो जाती है। तो ये देखो ये गए हैं, देखो इसके अंदर ताड़ी प्रिपेयर हो चुका था, बांध के लटका दिया था, अब ये ताड़ी को कलेक्ट करके फिर ये नीचे आ जाएंगे। तो ये साउथ इंडियन का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। जो बच्चे साउथ इंडिया के होंगे दे माइट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड, या जो कुछ टाइम के लिए रहे होंगे ना, दे माइट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड टॉडी, ठीक है। तो टॉडी को अगर छोड़ दे कुछ घंटों के लिए तो इट अंडरगोस फर्मेंटेशन, क्योंकि इनके पास प्रेजेंस होती है नेचुरली अकरिंग ईस्ट, और ईस्ट का काम ही है फर्मेंटेशन कराना। इसके अलावा बेटा आपने सुना होगा तेम्फे, तोफू, सूफू। तोफू सूफू तो सुना होगा, शायद इंडियन मार्केट्स में मिलते हैं बेटा। बिल्कुल तोफू तो तुम्हारा एकदम बिल्कुल पनीर, तुम्हें पता नहीं चलेगा, प्रोटीन रिच। जो लोग ज़्यादा डाइट लेते हैं ना, जो कहते हैं जिम वगैरह जाते हैं, उनको कहते हैं ना प्रोटीन डाइट ज़्यादा लो, फैट और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट कम लेनी चाहिए, तो वो ये बहुत खाते हैं। टेस्ट तो बेटा बिल्कुल मुझे पनीर जैसा ही लगता है, अगली बार जाकर के खरीद के खाना तुम्हें भी ऐसे लगेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं बेटा, सोयाबीन के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है। तो यस, इवन बेटा फिश को फर्मेंट किया जा सकता है, बैम्बू शूट्स को फर्मेंट किया जा सकता है, और सोयाबीन के फर्मेंट से ये सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे हाउस होल्ड में इस्तेमाल होते हैं और जिनके प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब डेफिनेटली बेटा इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो बहुत लार्ज स्केल पे बनेगी। घर घर में बनाते हैं दही वही तो कितनी कम बनती है, बट लार्ज स्केल पे बनने के लिए डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक ज़्यादा बड़े बर्तन। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो जिस बड़े बड़े बर्तन में बनते हैं, इसकी इमेज भी लगी हुई है, प्लीज़ एनसीईआरटी खोल करके बैठिए, नहीं खोले हैं तो प्लीज़ हमेशा याद रखना है बेटा, जब भी इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी माइंड मैप में, हमेशा एनसीईआरटी लेकर के बैठनी है ना। सो यस, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक बर्तन, बड़े बड़े बर्तन लगे हुए हैं, लार्ज वेसल्स, उनको हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। भला फर्मेंटर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है और फर्मेंटेशन से हमें मिलते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। बेवरेजेस आपको पता है, ठीक है। इन बेवरेजेस को अल्कोहलिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन होती है। कैसे बनाया जाता है बेटा, कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए तुम्हें कोई भी फॉर्म ऑफ शुगर चाहिए, चाहे वो फॉर्म ऑफ शुगर ग्लूकोज हो, बहुत अच्छी बात है, या अगर ग्लूकोज नहीं है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, ठीक है। क्योंकि कुछ पेड़ से माल्टोज निकलता है, कुछ पेड़ से आपको सुक्रोज के फॉर्म में मिलेगा, और कुछ फ्रूट्स वगैरह से, अपने ग्रेप से वाइन बनते हुए देखा होगा, उसमें नेचुरली ग्लूकोज ही रहता है। तो आपको ये बनाने के लिए फोरमोस्ट चीज जो चाहिए वो चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद ईस्ट उसको क्या कर देता है बेटा, फर्मेंट कर देता है, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। ईस्ट का नाम क्या है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए। अब यहाँ पर क्योंकि ईस्ट ब्रूइंग में मदद कर रहा है, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के तरीके को ब्रूइंग कहते हैं, इसीलिए अब यहाँ पर ईस्ट को आप क्या कहोगे, ब्रूअर्स ईस्ट। मतलब ईस्ट का जैसा रोल है वैसा उसका नाम दे दिया जाएगा। जब ईस्ट का इस्तेमाल बेकिंग में करते हैं तो उसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, जब ईस्ट का इस्तेमाल अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, ठीक है। और आपका एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। यही CO2 जब बेकिंग वगैरह में प्रोड्यूस होता है तो ब्रेड वगैरह को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इथेनॉल अल्कोहल से मतलब है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंटेशन। क्योंकि इस फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल, इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या हम इसको बोल सकते हैं ब्रूइंग। क्या बोल सकते हैं बेटा, ब्रूइंग बोल सकते हैं।
अब आपको मार्केट में बेटा दो प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलते होंगे, एक जिनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन कम होता है और एक जिनका अल्कोहल कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो दो तरीके होते हैं बेटा अल्कोहल के बनाने के, ठीक है। एक होता है हमारा फर्मेंटेशन, जैसा कि अभी आपको दिखाया, या आप कह सकते हो ये फर्मेंटेशन विदाउट डिस्टिलेशन हो रहा है। विदाउट डिस्टिलेशन से अगर तुम अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाओगे तो विदाउट डिस्टिलेशन में जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बन करके आता है उसका अल्कोहलिक कंसंट्रेशन इज लेस देन 13%, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है बेटा अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने का विथ डिस्टिलेशन, और विथ डिस्टिलेशन अगर बन करके आएगा तो उसमें अल्कोहल कंसंट्रेशन अल्कोहलिक बेवरेजेस का मोर देन 13% होगा। जैसे यहाँ पर देखो, आपने इन सब का नाम सुना होगा, मेरे से ज़्यादा जानते होगे आप मेरे बच्चे लोग। बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन एंड वोडका, these all are what? These all are alcoholic beverages। अब इतने अल्कोहलिक बेवरेजेस इतने अलग अलग टाइप के क्यों हैं? सब में तो अल्कोहल ही है मैम। अलग अलग टाइप के इसलिए बेटा कि पहले तो उनको बनाया किस चीज़ से गया है। देखो बियर किससे बनता है बेटा? बार्ले, बार्ले का जूस, बार्ले का जो माल्ट होता है उससे बियर बनता है। वाइन आपने देखा होगा, ज़्यादातर फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करा करके वाइन बनाया जाता है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, ग्रेप्स को पैरों से कुचल रहे होते हैं, उनका जूस निकालते हैं, फ्रेश वाइन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद विस्की बनता है फर्मेंटेड सीरियल से, ब्रांडी अगेन फ्रूट जूसेस से, रम मोलासेस से बनता है बेटा, जिन राई के माल्ट से बनता है, राई सुना होगा, राई पेड़ पौधा होता है। वोडका पोटैटो, आलू को प्रोसेस किया जाता है, डिस्टिलेशन वगैरह, तो वोडका बनता है। तो आप देखो सबस्ट्रेट अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं, इसी वजह से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस है। दूसरा बेटा क्यों अलग अलग है? क्योंकि आप देखो परसेंटेज भी इनका अलग अलग है। बियर में देखो सिर्फ 3 से 6% है, वाइन में 9 से 12% है। इन दोनों में इतना कम परसेंटेज क्यों है? क्योंकि बेटा जो वाइन और बियर है ना, इनमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए देखो परसेंटेज दोनों में ही 13% से कम है। तो वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन वाले हैं, और बाकी में देखो परसेंटेज कितना ज़्यादा है। विस्की में देख लो, वोडका में देख लो, वोडका में सबसे ज़्यादा है 60 से 80%, है ना, क्योंकि ये विथ डिस्टिलेशन वाले हैं। तो याद रखना विथ डिस्टिलेशन में अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, विदाउट वाले में नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा डिस्टिलेशन कराया ही क्यों जाता है? डिस्टिलेशन कराया जाता है अल्कोहल के कंसंट्रेशन को अल्कोहलिक बेवरेजेस में बढ़ाने के लिए, एंड हियर इज द प्रूफ। जहाँ जहाँ डिस्टिलेशन कराया है वहाँ वहाँ पर परसेंटेज देख लो कितना कितना ज़्यादा है। तो टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अल्कोहलिक कंसंट्रेशन इनसाइड द बेवरेजेस डिस्टिलेशन इज डन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए डिस्टिल्ड वाले अल्कोहलिक बेवरेजेस का एग्जाम्पल दीजिए, तो वाइन और बियर को छोड़ दो, तो सारी की सारी तुम्हारी डिस्टिलेशन वाली अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी विल डिस्कस माइक्रोब्स इन द फील्ड ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। माइक्रोब्स इन द फील्ड ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्लियर है? ओके। एंटीबायोटिक में बेटा आप देख सकते हो 2 वर्ड आ रहा है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो एक वर्ड आपको मिल रहा है एंटी और एक आपको मिल रहा है बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो क्या ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं? नहीं बेटा, ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। ये अगेंस्ट वर्क करते हैं किसके? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको सबसे पहले जो दवाई मिलती है जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं दैट इज एंटीबायोटिक। तो हमें खाने के लिए मिलती है, हमारे लिए जानलेवा थोड़ी है। जानलेवा किसके लिए है? उन बैक्टीरिया के लिए जिससे हमें इन्फेक्शन हुआ है। हमारे लिए तो ये बनाई गई हैं, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी साबित हुई हैं, तो हमारे लिए हैं,
इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रो लाइफ। प्रो का मतलब होता है फॉर, ये हमारे लिए बनाई गई हैं। और 20th सेंचुरी में जो डिस्कवरी हुई थी एंटीबायोटिक्स की, ये बहुत अच्छी साबित हुई थी हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, सिग्निफिकेंट डिस्कवरी मानी गई थी 20th सेंचुरी में, और इसने ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था दैट वाज पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मजे की बात तो यह है बेटा, ये पेनिसिलिन डिस्कवर नहीं करना चाहते थे, गलती से डिस्कवर हो गई थी। ये एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। तो जिस प्लेट में स्टेफाइलोकोकस पर काम करता है, आपके लिए प्लेट वर्ड यूज करेंगे बेटा, मान लो छोटा सा प्लेट था जिस पर वो स्टेफाइलोकोकस को ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा उस प्लेट को, फिर उन्होंने धोई नहीं, उसको छोड़ दी साइड में। तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा कि जो अनवॉश्ड प्लेट थी, अनवॉश्ड डिश था जिसपे स्टेफाइलोकोकस को ग्रो कर रहे थे, उसके साइड में देखा तो ब्लू ग्रीन कलर का फंगस ग्रो कर रहा था, ब्लू ग्रीन मोल्ड ग्रो कर रहा था। जब लेटर ऑन इस पर और स्टडी किया गया तो पता चला ये जो ब्लू ग्रीन मोल्ड है वो पेनिसिलियम है, और पेनिसिलियम नोटेटम, पूरा नाम पेनिसिलियम नोटेटम था। तो पेनिसिलियम नोटेटम तो एक फंजाई है ना। और फिर इन्होंने स्टडी किया तो इससे एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया, उस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन, जिसमें ये पता चला कि इसके पास वो पूरी ताकत है जो बैक्टीरिया को मार सकती है। इसीलिए पेनिसिलिन को बोला गया इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो कि बिल्कुल ही चांस डिस्कवरी थी, किसी को डिस्कवर नहीं करना था, गलती से डिस्कवर हो गया। और इतनी अच्छी गलती निकली है बिकॉज ये हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो अमेरिकन सोल्जर घायल हो गए थे बेटा, उनको ट्रीट करने के लिए भी पेनिसिलिन बहुत इफेक्टिव साबित हुई। बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर तो कर दी, बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरी तरीके से इसका पोटेंशियल है कि एंटीबायोटिक तरह काम कर सकती, ये नहीं बता पाए थे। पूरा पोटेंशियल कि ये एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकती है, ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे चेन एंड फ्लोरे। लेटर ऑन बेटा देखो, ये तो पहले ही बता दिया है कि इसको यूज किया गया था अमेरिकन सोल्जर जो घायल हो गए थे, इनको वर्ल्ड वॉर 2 में यूज करने के लिए। और लेटर ऑन बेटा फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को अवार्ड से सम्मानित किया था, कौन से? नोबेल प्राइज से इन द ईयर 1945, क्योंकि इतनी अच्छी डिस्कवरी थी। और एंटीबायोटिक आजकल आप बहुत सारी सुनते हो, और वो बहुत सारी डेडली डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, जैसे प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी कहते हैं इसको बेटा, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, और भी न जाने कितने बैक्टीरियल डिजीजेज जिनका आप नाम सुनते हो, पढ़ते हो, जिनको आसानी से ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स लिखे हुए हैं, जिसमें कुछ फंगस है, कुछ बैक्टीरिया है। ये वाला फंगस है, सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या ऑर्गेनिक एसिड्स एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे एक है एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, जैसे आप स्कूल में क्या बेटा, सॉरी घर में सिरका किस में डलता है बेटा? अचार में, विनेगर, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डलता है। ठीक है, तो वो जो सिरका है एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह हम इस्तेमाल करते हैं ना अचार वगैरह में, तो क्या है बेटा, कहाँ से निकल रहा है? किसी बैक्टीरिया से तो निकलता है ना। तो वो भी तो एक माइक्रोब का ही प्रोडक्ट है। तो आ जाओ हम पढ़ते हैं। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम है, एसिटिक एसिड निकलता है इससे। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम एक बैक्टीरिया है, ब्यूटारिक एसिड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम है, और कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड बेटा मिल्क से कर्ड बनाने के लिए यूजफुल होता है। क्लियर हो गया? यहां तक हमने रिवाइज कर लिया। अगला जो हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में पढ़ने वाले हैं, जहां पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एंजाइम्स। तो हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारी एंजाइम्स है, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस स्लाइड को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप देखो, हार्डली बेटा 1 से 1.5% टोटल एंजाइम्स है जिसको इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया गया है और जिनका इस्तेमाल मेडिसिन फील्ड में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला है बेटा लाइपेसेस। लाइपेस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? डिटर्जेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सो दैट वो डिटर्जेंट सही तरीके से जो दाग लग जाता है, स्टेन्स लग जाता है कपड़ों पर, उसको रिमूव करने के लिए इफेक्टिव हो। ठीक है, तो
this kind of enzymes is helpful in detergent formulation, that is helpful in removing oily stains from the laundry. दूसरा एंजाइम है बेटा पेक्टिनेजेस प्रोटीएजेस. ये क्या करते हैं बेटा, ये हेल्प करते हैं जो जूसेस हैं उनको क्लैरिफाई करने में एंड मेक देम मोर क्लियरर एज कंपेयर टू द दोज मेड एट होम. इसका क्या मतलब है बेटा, मम्मी घर में जब कोई जूस बनाती होंगी उस जूस का रंग देखना या उस जूस की आपको कंपेयर करो मार्केट के जूस से, तो मार्केट का जूस थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है. ठीक है, वाई बेटा, क्योंकि मार्केट के जूस को क्लियर बनाया जाता है. क्यों बेटा, मार्केट में तो जो सुंदर चीज होगी वही तो बिकेगी. सुंदर का मतलब ये नहीं कि मम्मी जो बनाती है वो अच्छा नहीं होता. मम्मी जो बनाती है वो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें माँ का प्यार है ना. लेकिन मार्केट में कमर्शियल चीजों को मार्केटाइज करने के लिए फ्रूट जूसेस को ज्यादा क्लियरर बनाया जाता है दो एंजाइम्स का इस्तेमाल करके. उन एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस. जो पेक्टेट वगैरह जो हमारे प्रेजेंट होते हैं उनको सॉल्युबलाइज डाइजेस्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट जूस मार्केट वाले ज्यादा क्लियरर दिखते हैं एज कंपेयर टू दी वन जो मम्मी ने घर में बनाया है. तो कैसे बनाया जाता है उसको क्लियरर, इस एंजाइम का इस्तेमाल करके. ये जितने भी एंजाइम्स पढ़ रहे हो बेटा ये कहाँ से आ रहे हैं, माइक्रोब से. बट कौन से माइक्रोब्स है ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं है. तीसरा जो एंजाइम है बेटा दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज. इसका इन्होंने बैक्टीरिया बताया हुआ है. जिस बैक्टीरिया से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस. ये किसकी तरह काम करता है बेटा, ये काम करता है क्लॉट बस्टर. बस्टर मतलब बस्ट करना, हटाना, रिमूव करना. किसको रिमूव कर रहा है, क्लॉट को. आपको पता है आपके शरीर में क्लॉटिंग हो जाए तो बेटा काम खत्म हो जाएगा, है ना. इसलिए क्लॉटिंग हमारे शरीर में होना नहीं चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए बेटा, है ना. तो अगर जैसे जिनका खून गाढ़ा होता है ना बेटा, जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो तो आपको बताया जाता है कि खून गाढ़ा है, तो खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए. खून गाढ़ा जिनका होता है ना उनमें ब्लड क्लॉट बनने के और फिर उससे ब्लड फ्लो रुकने में तुम्हारे दिल को नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसलिए जिनका खून गाढ़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा जिनका गाढ़ा होता है, वो डॉक्टर को दिखाते हैं. डॉक्टर फिर कुछ टैबलेट्स वगैरह लिखते हैं जिससे खून थिनर कहते हैं उसको, ब्लड थिनर. ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की थिनिंग करने के लिए, है ना. इस सिमिलरली बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेस जो हमारा एंजाइम से, बहुत लोगों को इंजेक्शंस भी लगते हैं इस चीज के लिए. समझ लो ये वही काम करता है, ब्लड को थिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर तुम्हारे शरीर में कहीं क्लॉट है तो उसको बर्स्ट रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जनरली उन पेशेंट्स में बेटा जो अभी अभी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से निकले हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे उनमें तो ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस हैं और ब्लड क्लॉट रिमूव नहीं हुआ तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा जिससे उनकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो इनका काम होता है क्लॉट को रिमूव करने का, इसीलिए इनको क्लॉट बस्टर कहते हैं. अगला जो हम पढ़ेंगे बेटा एंजाइम दैट इज अमाइलेज. सबको पता है 10 से पढ़ते आ रहे हो बेटा, जब से डाइजेशन पढ़ना शुरू किया होगा चैप्टर. अमाइलेज जो एंजाइम होती है वो स्टार्च को डिग्रेड करती है. ठीक है, अगेन ये सारे एंजाइम्स बैक्टीरियल प्रोडक्ट हैं. कहीं कहीं पर बैक्टीरिया पढ़ना है आपको, सारे एंजाइम्स माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, कहीं कहीं पर माइक्रोब पढ़ना है, बाकी जगह माइक्रोब्स नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ उनका यूज दिया हुआ है कि कहाँ यूज करते हैं, तो आपको वो पढ़ना है. नेक्स्ट इज बेटा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल. तो आपको दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पढ़ने हैं, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए और एक है स्टैटिन्स. ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ यूज किया जाता है बेटा, इसको यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट में ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है बेटा, फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. बेटा जब ऑर्गन डोनेट करना होता है, ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो सिर्फ डोनर मिल गया ट्रांसप्लांट हो जाएगा ऐसा थोड़ी होता है. जिस आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ऑर्गन एक्सेप्ट करना भी चाहिए आपके शरीर को, है ना. ऑर्गन की आपने देखा होगा ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड चेकिंग वगैरह देखा जाता है ना, मैच करता है तो वो करवाते हैं डोनेट वगैरह. बेटा ऑर्गन के साथ भी ऐसा है, आपने शायद सुना नहीं होगा क्योंकि इतना कॉमन नहीं है, भगवान ना करे, है ना, किसी को भी ये चीज़ देखना भी पड़े. लेकिन पढ़ोगे बेटा आगे जा कर के जब डिटेल में, या डॉक्टर जब बन जाओगे तो आपने सुनोगे ही ये सारी चीज़ें, है ना. तो ऑर्गन की भी चेकिंग होती है, ऑर्गन की भी मैचिंग होती है बेटा. ऑर्गन तभी एक्सेप्ट ट्रांसप्लांट होगा जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा.
लेकिन मान लो जरूरत है ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो उस दौरान इमरजेंसी को देखते हुए तुम्हारी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले, इम्यून को सप्रेस किया जाता है, तो जो एजेंट का इस्तेमाल करते हैं सब चीज को करने के लिए उसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, और साइक्लोस्पोरिन उसमें से एक एजेंट है जिनका इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर एक स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जिस माइक्रोब से निकलता है बेटा उसका नाम है ईस्ट। कौन प्रोड्यूस करता है इसको? मोनास्कस परप्यूरियस। इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है कि मोनास्कस परप्यूरियस कौन सा माइक्रोब है, तो ये एक ईस्ट है। क्या काम होता है स्टैटिन्स का बेटा? स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं। जो एंजाइम्स हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल उस एंजाइम पर जाकर के बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। इस तरीके को क्या कहते हैं? देखो लिखा हुआ है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और ये एक्ट करता है, इनिबिट कर देता है उस एंजाइम को जो रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर दिस माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक कि माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट पे कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो बेटा सीवेज है क्या? जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको हम क्या कहते हैं? सीवेज। द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज सीवेज। और गली गली में आपने देखा होगा सीवर का ढक्कन कभी खुला हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो सारी की सारी सीवर की ही तो लाइन है, उसी के अंदर तो सीवेज वाला पानी है। तो सीवेज को हम क्या कहते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। पहली बात, वो सारा पानी जाता कहाँ है? अगर वो पानी को सीधा का सीधा रिवर बॉडी में, सारा पाइप ना जो मेन पाइप से मिलता है, मेन पाइप तुम्हारा रिवर बॉडी में निकल जाता है वो पूरा का पूरा। अगर वो पानी बेटा सोचो कितना गंदा पानी है, उस पानी में बहुत सारे पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा उस पानी का मेजर कॉम्पोजिशन कौन है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो आप सोचो वो पानी कितना ही गंदा है, हाईली पोल्यूटेड है। अगर अब ऐसे पानी को तुम रिवर बॉडी में डिस्चार्ज कर दो, गंगा यमुना में, तो क्या हाल होगा हमारे मेजर रिवर्स का, है ना? उनका पोल्यूशन भी बढ़ा देंगे हम, इजंट इट? जिनका हम पूजा करते हैं उसी को गंदा कर देंगे। तो क्या करना चाहिए? सीवेज को डिस्चार्ज करने से पहले उस सीवेज को ट्रीट किया जाता है। ट्रीट क्यों किया जाता है? पोल्यूशन को घटाने के लिए। जब उस सीवेज का पोल्यूशन काफी हद तक घट जाता है, तब उस पानी को तुम रिवर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अब इतना पोल्यूटेड वो नहीं है। ठीक है, तो म्युनिसिपल जो सीवेज होता है इट इज हाईली पोल्यूटेड, और क्योंकि वो हाईली पोल्यूटेड है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, उसमें तुम्हारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, उसमें तुम्हारे माइक्रोब्स हैं, उसमें तुम्हारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है। दैट इज वाई उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा सीवेज को ट्रीट किया कैसे जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। सीवेज को ट्रीट किया जाता है नेचुरली अकरिंग हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। बाहर से कोई माइक्रोब नहीं ऐड करते हैं। माइक्रोब जो इस्तेमाल होते हैं ना सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, वो सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और वो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स ही फिर उस सीवेज को ट्रीट करने में मदद करते हैं। पूरा का पूरा जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है बेटा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2 ही स्टेप्स में होता है। ठीक है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ऑल्दो टर्शरी ट्रीटमेंट भी होती है, बट वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको नहीं पढ़नी है। और वो 2 स्टेप क्या है बेटा? सबसे पहले सीवेज को फिजिकली ट्रीट किया जाता है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में करते क्या है बेटा? फिल्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे घर में होती ना छन्नी, आटा वाली अलग है, चाय वाली अलग है, तो सबके पोर्स के साइज अलग होते हैं, तो डिफरेंट छन्नी लगा दी जाती है। किसी में बड़े बड़े पोर हैं, फिर उससे आगे छोटे पोर, उससे छोटे पोर, उससे छोटे पोर वाले फिल्टर्स हैं, तो सीक्वेंस में फिल्टर आउट करते रहते हैं, छन जाता है। जो बड़ा बड़ा सामान है वो छन जाता है, लेकिन जो चीज़ उसमें डिजोल्व हो चुकी है, जो सैंड वगैरह है, वो पास हो जाते हैं उससे। उसको भी हम साफ कर लेते हैं सेडिमेंटेशन करा करके। तो इस वाले प्रोसेस में बेटा फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होती है।
ठीक है। उसके बाद भी लेकिन पानी बिल्कुल साफ नहीं होता, पानी में जो ऑलरेडी चीजें डिसॉल्व हो चुकी हैं उसको ट्रीट करने के लिए हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लेते हो तो सीवेज काफी हद तक साफ हो जाता है। साफ का मतलब ये नहीं है कि पीने लायक हो जाता है, साफ का मतलब ये है कि वो ट्रीटेबल, वो ट्रीट किया हुआ है, अब तुम उसको, उसका पोल्यूटेंट काफी कम है, अब तुम उसको रिवर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हो। इसका ये मतलब है, पीने मत बैठ जाना, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि शायद आप लोग कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विजिट किया होगा अपने स्कूल वाले की तरफ से, और नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं बेटा, मैंने एक छोटा सा डेमो बना रखा है कि देखो ये प्रोसेस होता है, इस सीक्वेंस में, इस स्टेप में सीवेज को ट्रीट किया जाता है। आओ पढ़ लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने बनाया है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, इसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, या हम इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस। इसको फिजिकल प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि इसमें कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें सिर्फ फिल्टर और सेडिमेंटेशन वाले प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम सीवेज को ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्या होगा इस प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल प्रोसेस में? आप देखो 2 टैंक लगा हुआ है, एक टैंक का नाम फिल्टरेशन टैंक है, इसमें फिल्टर किया जाएगा चीज़ों को, और एक टैंक का नाम सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें चीज़ों को सेटल होने के लिए छोड़ा जाएगा। जैसे स्कूल में केमिस्ट्री वगैरह में या छोटे जूनियर क्लासेस में बायोलॉजी में सेडिमेंटेशन करना सिखाया होगा, मिट्टी और पानी को घोल करके बीकर में रख दो थोड़ी देर, मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है और पानी ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, सेडिमेंटेशन ही तो है। तो क्या मिट्टी नीचे सेटल हो गई तो जो पानी ऊपर फ्लोट कर रहा है उसको पी लोगे? नहीं, साफ तो नहीं है ना वो, बट सेडिमेंटेशन करके तुम भारी चीजों को सेटल करा सकते हो और ऊपर तुम्हें साफ पानी मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन टैंक में डिफरेंट फिल्टर्स लगे हुए हैं, एक देखो ये टाइप का फिल्टर, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये फिल्टर अलग अलग साइज के, आप देखो यहाँ पर ये वाला पोर है, तो इस पोर से कोई बड़ा पार्टिकल होगा, जो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह होते हैं वो तो जैसे फ्लोट कर रहे हैं तुम उनको छान लोगे, ठीक है। इसी तरीके से पार्टिकल्स फिल्टर आउट होते चले जाएंगे। अब जो पार्टिकल इस पोर से छोटी साइज के होंगे वो लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, उनको तुम नहीं छान पाओगे, कोई बात नहीं। उनको हम क्या कराते हैं, वो जो पार्टिकल्स अलोंग विद द पानी है, किसका, सीवेज वाटर, और वो पार्टिकल्स जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं और पास हो गए, इनको यहाँ ला करके छोड़ देंगे और कुछ टाइम के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ टाइम के बाद तुम देखोगे कि वो पार्टिकल्स नीचे जा करके सेटल हो गए हैं, वो जो फाइन पार्टिकल्स पास हो गए थे ना फिल्टर से, वो नीचे जा करके सेटल हो गए। इनको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या है बेटा? वेस्ट है जो कि सेटल हो गया है, और इस वेस्ट की हमें जरूरत नहीं है, तो नीचे पाइप लगी होती है और उस पाइप से इसको निकाल करके डिस्पोज कर लेते हैं। जो पानी ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। तो ये पानी अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, इसमें चीज़ें डिसॉल्व हो गई हैं, और उस डिसॉल्व चीज़ों को सही करने के लिए, इस पानी को और साफ करने के लिए ये एफ्लुएंट पास करा दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा का पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में टैंक मिलता है उसका नाम है अरेशन टैंक। अरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों, कैसे जनरेट हो रही है? यहाँ पर एक बेटा एजिटेटर लगा हुआ है, जैसे ही ये सीवेज यहाँ पर आता है ये एजिटेटर उसको बहुत तेजी से घुमाने लगता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो है ही इसमें, जिसकी वजह से इसमें क्या क्रिएट होते हैं बेटा? विगरस ग्रोथ होने लगती है फ्लॉक्स की। फ्लॉक्स क्या होता है बेटा? मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैश मतलब जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, किसका बना होता है? बैक्टीरिया प्लस फंजाई का। ये बैक्टीरिया फंजाई कहाँ से आए? ऑलरेडी हमारे माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स हैं और ये ऑलरेडी सीवेज में प्रेजेंट है। यही तो वो माइक्रोब है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है और हमारे ट्रीटमेंट में मदद करता है। ये अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं था? क्योंकि इसको आने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन इसको इसी टैंक में मिला। कैसे ये इतने अचानक से ग्रो कर गया?
क्योंकि यहाँ पर ये एजिटेटर जब सीवेज को मिक्स कर रहा था ऑक्सीजन बढ़िया अमाउंट में मिला और फ्लॉक्स एरोबिक माइक्रोब्स हैं और यहाँ पर ये तेजी से ग्रो हो गए। अब ये एरोबिक माइक्रोब जो फ्लॉक्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, ये एरोबिक माइक्रोब्स हमारे सीवेज को डाइजेस्ट करते हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर खाते रहते हैं। अगर तुम्हारे पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तब हम कहते हैं वो पानी पोल्यूटेड है। अगर उस पानी से ऑर्गेनिक मैटर को कम कर दो तो तुम्हारा पानी साफ। तो ये फ्लॉक्स क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर खाता जा रहा है, तब तक खाएगा जब तक कि उस सीवेज से ऑर्गेनिक मैटर को काफी कम ना कर दे। जैसे ये कम कर देगा तो हम कहते हैं पानी साफ हो गया है। और पानी जब साफ हो जाता है बेटा, उसको हम भेज देते हैं कहां पर, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में चीजों को सेटल होने दिया जाता है। जो चीजें नीचे सेटल हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं सेटल्ड स्लज। बट ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बना है स्लज, ये प्राइमरी में बना था तो प्राइमरी स्लज इसको बोला था, इसको सेकेंडरी स्लज बोलोगे। और क्योंकि स्लज में ये फ्लॉक्स भी आ गया, क्योंकि तुमने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर बेटा फ्लॉक्स भी आ गया। क्योंकि इस वेस्ट में फ्लॉक्स भी है, एक्टिव माइक्रोब्स भी हैं, इसको एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। जो पानी ऊपर फ्लोट करता है सेटलमेंट के बाद वो पानी क्लियर है। क्लियर मतलब इस पानी का पॉल्यूशन बहुत कम है। पॉल्यूशन कम होने का मतलब क्या है बेटा, इस पानी का बीओडी लेस है। हम कहते हैं बेटा अगर किसी पानी का बीओडी कम है दैट मीन्स पॉल्यूशन कम है। बीओडी क्या होता है समझाऊंगी, ठीक है। और इस पानी को तुम फिर रिवर वाटर में डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बीओडी किसने कम किया है, फ्लॉक्स ने ऑर्गेनिक मैटर खाया। ऑर्गेनिक मैटर खाने से सीवेज का बीओडी काफी घट गया। बीओडी घटने का मतलब है पोल्यूशन घट गया, और पोल्यूशन घटने के बाद तो ये सारी चीजों को हम इसमें ट्रांसफर करा देते हैं। कुछ चीजें सेटल हो जाती है, उसको स्लज कहते हैं। जो ऊपर पानी होता है वो साफ पानी है, कम पोल्यूटेड पानी है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। अब इस स्लज का क्या करें, इस स्लज में तो माइक्रोब्स था, कहां से आया, ये सारे के सारे फ्लॉक्स हमने यहाँ पर भेज दिए ना, अब वही फ्लॉक्स नीचे सेटल हो गए। फ्लॉक्स क्या है बेटा, बैक्टीरिया और फंजाई के मिक्सचर हैं, फिलामेंट्स हैं जो एसोसिएटेड है, उनको फ्लॉक्स कहते हैं। अब बेटा सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमने यहाँ भेज दिया, आगे से सीवेज और आ रहा होगा, हमने तो सारा इसमें भेज दिया है, क्या करें अब। होता क्या है बेटा, थोड़ा सा अमाउंट एक्टिवेटेड स्लज का दोबारा से किसमें भेज दिया जाता है, एरेशन टैंक में, सो दैट जो पीछे से सीवेज और आता जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, उनके प्रोसेस में रुकावट ना आए, यहाँ पर फ्लॉक्स मौजूद हो जो प्रोसेस को तुम्हारे फिर से कंटिन्यू कर पाए। लेकिन मेजॉरिटी वाले को, मेजर पार्ट को हम कहाँ पर भेज देते हैं बेटा, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पर कौन मौजूद होता है बेटा, यहाँ पर मौजूद होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेटा मिथेनोजेंस। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया इस एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन के बाद मिलता है मिक्सचर ऑफ गैसेज जिसको हम बायोगैस कहते हैं। तो एक से दो काम हो गया, एक तो आपने सीवेज को ट्रीट कर लिया, दूसरा ये जो कचड़ा मिला इस कचड़े को तुमने इस्तेमाल कर लिया बायोगैस बनाने के लिए, जो कि एक इको फ्रेंडली गैस है। कितना बढ़िया है ना, वेस्ट का भी हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। बस फर्क ये है बेटा कि इस बायोगैस को बनाने के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल है, ये सीवेज को ट्रीट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल है जिसको फ्लॉक्स कहते हैं। हाँ, लेकिन दोनों ही बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है सीवेज को ट्रीट करने के लिए, और वो बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होती है। क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको कहा था मैं बीओडी बताऊंगी। अगर आपसे पूछ लिया गया बीओडी को डिफाइन करिए तो कैसे करोगे, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बेटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बहुत जगह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा जाता है, आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखना। बीओडी रिफर करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए। आप कह सकते हो, देखो इसको ऐसे समझो,
एक पतीला है, ठीक है, 1 लीटर पानी, ऐसे समझ लो, तुम समझ लो इस पानी में पूरा का पूरा वेस्ट वाटर है, ठीक है, या आप कह सकते हो ये पोल्यूटेड वाटर है। आप किसी पानी को वेस्ट या पोल्यूटेड कैसे बोलते हो? इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ऊपर एरो बना रहे हैं, दैट मीन्स मोर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो हम कहेंगे इसमें पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए ये हम इस पानी को साफ कैसे करें? हम इस पानी को साफ तभी कर सकते हैं जब इसका ऑर्गेनिक मैटर घटा दें। अगर ऑर्गेनिक मैटर घट जाती है, ऑर्गेनिक मैटर घट जाएगी तो कहेंगे पोल्यूशन भी घट गई है। बट क्वेश्चन ये है कि इसको खत्म कैसे करें, कम कैसे करें? तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा बैक्टीरिया, इसमें प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता चला जा रहा है इस पानी से, तो ज्यादा ऑक्सीजन करने का क्या मतलब है? ज्यादा ऑक्सीजन कब खाएगा बेटा? आप खाना कब खाओगे? जब आपकी भूख ज्यादा है ना। तो अगर ये बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज या ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो ये इस बात का सबूत है ज्यादा ऑक्सीजन मतलब इसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, और उसी ऑक्सीजन डिमांड को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये डिमांड क्रिएट कौन कर रहा है? ये डिमांड बैक्टीरिया क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अगर ज्यादा, एरोबिक माइक्रोब्स है ना, फ्लॉक्स एरोबिक माइक्रोब्स हैं, तो ऑक्सीजन चाहिए होगा इस सीवेज, इस गंदगी, इस ऑर्गेनिक मैटर को कम करने के लिए। तो अगर उसकी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है दैट मीन्स पोल्यूशन ज्यादा है। जब ये ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज कर लेगा, डीकंपोज कर लेगा, ऑर्गेनिक मैटर बचेगा ही नहीं। तो जब बचा ही नहीं है तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बीओडी का कम होने का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर का कम होना, तभी तो ऑक्सीजन डिमांड कम हुई है, तभी पोल्यूशन कम हुआ है। तो हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम होता है जब सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय बैक्टीरिया, ठीक है। बीओडी मेजर करता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में है बाय मेजरिंग दी रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय माइक्रोब्स। अगर माइक्रोब ज्यादा ऑक्सीजन का अपटेक कर रहा है दैट मीन्स पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अगर माइक्रोब्स कम ऑक्सीजन का अपटेक कर रहा है दैट मीन्स उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर कम है। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये इंडिकेट करता है पानी कितना पोल्यूटेड है, कितना साफ है। अगर ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है पोल्यूशन ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन डिमांड कम है पोल्यूशन कम है। तो देखो लिखा है हायर बीओडी, अगर डिमांड ज्यादा है दैट मीन्स पोल्यूशन भी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस बेटा मिक्सचर होता है गैस का, कौन कौन से? मीथेन, SO2, CO2। सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो मीथेन की होती है, दैट इज हमारी 60 से 70%, ठीक है। इसीलिए इसको मीथेन गैस भी कहीं कहीं लिखा जाता है। जो बैक्टीरिया इसको बनाते हैं, हेल्प करते हैं, उनको मिथेनोजेंस कहा जाता है। मिथेनोजेंस में पर्टिकुलरली कौन हेल्प करता है? मिथेनोबैक्टीरियम हेल्प करता है। कैसा बैक्टीरिया है बेटा? ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है। तो बायोगैस का प्रोडक्शन एनएरोबिकली किया जाता है, और एनएरोबिकली जब उसके रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैस निकलता है, मीथेन, SO2 और हमारा CO2। बट सबसे ज्यादा कौन होता है? मीथेन होता है, ठीक है। ये मिथेनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलते हैं बेटा? ये मिलते हैं आपको एनेरोबिक स्लज में। देखो यहाँ पर भी मिथेनोबैक्टीरिया मिले थे, हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं बेटा? ये मिलते हैं आपको र्यूमेन। र्यूमेन क्या होता है बेटा? स्टमक का एक पार्ट है, कैटल्स, गाय भैंस में र्यूमेन के अंदर मिलते हैं, और वहां पर रह करके गाय भैंस के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है।
सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन वगैरह में हेल्प मिलती है। अब ऑब्वियसली बेटा सारी चीज़ तो डाइजेस्ट होती नहीं, कुछ अनडाइजेस्टेड चीज़ है। तो जब ये गोबर प्रोड्यूस करते हैं, उस गोबर में ये मिथेनोजेंस है, इसीलिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं इस बायोगैस को बनाने के लिए। इसीलिए इस बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। तो गोबर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पेट में है, पेट से निकल के तुम्हारे उसमें चला गया है, ठीक है, तो वो हमारा पोटेंशियल रखता है, वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करेंगे और बायोगैस बनाएंगे। अगर आपने बायोगैस प्लांट देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल वगैरह विजिट पे ले जाते, नहीं देखा है तो आप एक वर्चुअली देख लो। ये ज़मीन के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसमें 3 टैंक है। इस टैंक से डंग, गोबर और पानी का मिक्सचर बना करके भेजते हैं, ठीक है, और फिर वो मिक्सचर इस वाले टैंक में चला जाता है। ये टैंक डाइजेस्टर टैंक है। यहाँ पर माइक्रोब्स हैं जो इस डंग को एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन से निकलता है मिक्सचर ऑफ गैस। ये वाला जो टैंक है बेटा, ये 10 से 15 फीट ज़मीन के अंदर धंसा हुआ रहता है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर एक और गैस होल्डर बना हुआ है। जो भी गैस प्रोड्यूस होती है इसको यहाँ पर कैप्चर करते हैं, ठीक है। और ये फिर एक पाइप लगी हुई है, ये पाइपलाइन फिर सप्लाई की जा सकती है घरों तक, जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कुकिंग वगैरह के लिए। आजकल गैस पाइपलाइन भी है ना, उसी तरीके से पाइपलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेटा गाय भैंस ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में मिलती है, तो ये आपको ये प्लांट रूरल एरियाज़ में दिखाई देगा और इनका इस्तेमाल भी वहीं ज़्यादा होता है। आपने सिटीज़ वगैरह में इनका इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा होगा। अब जब गोबर को एनारोबिकली डाइजेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ तो अनडाइजेस्टेड होगा, तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। गैस यहाँ पर कलेक्ट कर ली, जो डाइजेशन के बाद सामान बचा रह गया उसको इस टैंक में, है तो गोबर ही बेटा, और गोबर खाद की तरह इस्तेमाल हो सकता है। दे दो खेतों में, डाल दो, मस्त तुम्हारा उसकी तरह इस्तेमाल हो जाएगा, एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी कोई वेस्ट नहीं मिला। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो पहले मतलब समझना, बायो कंट्रोल एजेंट्स, जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो किसी दूसरे एजेंट को कंट्रोल करने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। जैसे बेटा आपने सुना होगा पानी में अगर मॉस्किटो ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छर, तो एक फ़िश होती है गम्बूसिया फ़िश, उसको छोड़ दिया जाता है। ये गैम्बूसिया फ़िश क्या करती है बेटा, उन मच्छरों को खा जाती है। तो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ने दूसरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया, उसके ग्रोथ को कंट्रोल किया, तो गैम्बूसिया फिश इज द एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। तुम केमिकल वगैरह इस्तेमाल करने से अच्छा या तो मॉस्किटो वाला हिट छिड़को उससे, लेकिन वो अच्छा चीज़ थोड़ी है बेटा, है तो केमिकल ही। तो किसी केमिकल का उपयोग करने से अच्छा है किसी ऑर्गेनिज्म का ही उपयोग कर लो। वो ऑर्गेनिज्म नेचुरली उसको खा लेगी, उसको मज़ा आ रहा है खाने में, उसका पेट भर रहा है, नुकसान किसी का नहीं हो रहा, ना पानी तुम्हारा पल्यूट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, उसको तो खाना मिल रहा है। हम एक प्रिडेशन के तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, इसको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बायो कंट्रोल का मतलब होता है किसी बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करो कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। कोई कीड़ा मकोड़ा है बेटा, आपने देखा होगा पेड़ों पर कीड़े होते हैं, उनकी लीफ खा लेते हैं, फ्रूट में घुस जाते हैं, तो या तो उन कीड़ों को मारने के लिए कोई स्प्रे तुम यूज़ करो, केमिकल का इस्तेमाल करो। अब वो केमिकल बेटा तुम फल पे डाल रहे हो तो तुम भी तो वो फल खा रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा थोड़ी है, ठीक है। तुम पेड़ पे डाल रहे हो, पेड़ भी तो केमिकल कैसे सहेगा, तो ओवरऑल पोल्यूशन ही तो क्रिएट कर रहे हो तुम केमिकल का इस्तेमाल करके। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स हमें बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब है हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए इन पेस्ट, इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जब हम बायो कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करेंगे उसकी वजह से जो हम टॉक्सिक केमिकल्स पर डिपेंडेंट है ना, उसका यूसेज बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज अगर हम बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेस्ट वगैरह को मारने के लिए। हम पेस्ट वगैरह को मारने के लिए ऐसे चीज को छोड़ देंगे वहां पर जो नेचुरली उसको खा जाएगा, ठीक है। तो कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे लेडी बर्ड, ये एक बीटल होती है बेटा, आपने देखा होगा छोटी सी जिसपे रेड एंड ब्लैक मार्किंग होती है। ये क्या करती है बेटा, एफिड्स को खा जाती है, ये भी एक कीड़ा है, ठीक है।
ये कीड़े बहुत सारे प्लांट को और फ्रूट को खराब कर देते हैं, तो इससे पहले वो खराब करें ये छोड़ दो, ये मस्त खा जाएगा उसको। उसके बाद है बेटा ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज भी बेटा मॉस्किटो को खा जाती है, मर जाएंगे मॉस्किटो। ये जो मलेरिया वगैरह कॉज करते हैं इसका जड़ ही खत्म हो जाएगा, है ना। बैसिलस thuringiensis, ये तुम बायोटेक में पढ़ते होगे बेटा। जैसे जो कॉटन के पेड़ होते हैं, जो कॉटन के बॉल्स होते हैं, वो लगने से पहले ही बेटा बटरफ्लाई जो कैटरपिलर होते हैं उसको खा जाते हैं। तो क्या किया जाता है, बायोटेक में आपने पढ़ा होगा, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स ड्राई फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं, छोटे छोटे पाउचेस में, शैम्पू के पाउचेस, सॉस के शैशे आते हैं ना, उसी तरीके के इनके भी शैशे आते हैं। तो इससे बचने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं बेटा, उसको मार्केट से खरीदते हैं, उसको फाड़ते हैं, फिर उसके अंदर का स्पोर एक चीज़ में लेते हैं स्प्रे में, और उसके अंदर पानी डालते हैं, और फिर उस मिक्सचर को जा कर के उस पेड़ पर, कॉटन के पेड़ पर स्प्रे करते हैं जिस पर ये बैठा है। इसको लगता है वाह मेरे को कुछ खाने के लिए मिला है, ये उसको खा लेता है। किसको खाता है, स्पोर्स को खा लेता है। और जैसे ही बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उसका स्पोर्स इसके पेट में जाता है कैटरपिलर के, वो पेट में जाते ही टॉक्सिन रिलीज करता है, और टॉक्सिन रिलीज करने से ये कैटरपिलर मर जाता है। तो देखो तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने तो एक बैक्टीरिया स्प्रे किया, बैक्टीरिया ने इसको मार दिया, एक बैक्टीरिया ने कैटरपिलर को मार दिया। तो ये क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है। इसके बाद एक फंगस है बेटा ट्राइकोडर्मा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे प्लांट डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। ये एक फ्री लिविंग फंजाई है, मतलब इसको कोई होस्ट वगैरह नहीं चाहिए होता अपने सर्वाइवल के लिए, और रूट इकोसिस्टम में कोई पैथोजन है, कोई रूट को खराब कर रहा है किसी प्लांट के, इसको छोड़ दो, ये मस्त उसको खा जाएगा, और तुम्हारा जो रूट है, रूट इकोसिस्टम, वो बच जाएगा, सेफ रहेगा। नेक्स्ट है बेटा बैक्लोवायरसेस। ये ऐसा पैथोजन होता है बेटा जो इंसेक्ट और ऑर्थ्रोपॉड्स को मार देता है, लेकिन इनमें एक खास बात है, जिस इंसेक्ट को मारना है उसी को मारेगा। ऐसा नहीं मारना किसी ए प्राणी को था मार के बी को आया, नहीं, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। जब कोई इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन नैरो हो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक दवाई से, एक तीर से सारा निशाना, नहीं, ये एक तीर से एक ही निशाना करेगा जिसको इसको मारना था। तो इस तरीके के एप्लीकेशन को हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। एक दवाई से तुम सबको ट्रीट नहीं कर सकते, सिमिलरली एक इससे तुम सब सारे इंसेक्ट को नहीं मार सकते, जिसको मारना है उसी को मारेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पीशीज स्पेसिफिक। ज्यादातर जो बैक्यूलोवायरसेस होते हैं वो किस जीनस को बिलोंग करते हैं बेटा, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। जिस स्पीशीज को मारना है उसी को मारेंगे, इसको लिखा है बेटा स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को मार तो रहे हैं, बट हर इंसेक्ट को नहीं मार पा रहे हैं इनके एप्लीकेशन, इसलिए इसको नैरो लिखा हुआ, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। अगर इसको यूज करते हो इंसेक्ट को मारने के लिए तो दूसरे प्लांट्स के पार्ट खराब नहीं होंगे, कोई नॉन टारगेट इंसेक्ट खराब नहीं होगा, लेकिन जिसको मारना है सिर्फ वही खराब होगा, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर जिसका हमें रिवीजन करना है, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ऑल्दो बेटा मार्केट में केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हैं, तुम अपने पेड़ के ग्रोथ को या उस प्रोडक्ट के, उस प्लांट के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए तुम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बट आपको पता है नाम में ही केमिकल है बेटा। अगर तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करोगे तो उससे क्या होगा बेटा, उसके स्प्रे से तुम्हारा ये जो प्लांट है ये क्या ठीक रहेगा, नहीं, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देगा। सिर्फ पेड़ पे नहीं बेटा, सॉइल भी खराब हो जाएगी। कभी कभार तो इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी ही चली जाती है, सॉइल कोई नया प्लांट उगाने के लायक ही नहीं बचता है। तो एक तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करके पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, और पॉल्यूशन इंक्रीज से फायदा क्या होगा, ओवरऑल हमारा इकोसिस्टम ही डैमेज होगा। तो क्या करें, हमें केमिकल फर्टिलाइजर तो अच्छी चीज़ है, बट केमिकल के अपने अलग नुकसान होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि फर्टिलाइजर्स भी हो लेकिन सॉइल भी हमारा खराब ना हो, पोल्यूशन भी ना हो, इन्वायरमेंट भी हमारा सेफ रहे, इको फ्रेंडली हो, है ना।
तो हमें माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए एज अ फर्टिलाइजर्स। जब माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइजर्स किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन माइक्रोब्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, इसको हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। आप साइड में देखो बेटा, फंजाई भी फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वो कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करें और हमारे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं, मिनरल के कंटेंट को बढ़ाएं सॉइल में, उनको हम बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। जब तुम खेती करते हो बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, उसको ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फ्रूट ले लो, ऑर्गेनिक सब्जी ले लो, थोड़ी महंगी बेच देंगे ऑर्गेनिक के नाम पर, इतना ट्रेंड है ऑर्गेनिक, है ना। तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो इतना क्यों थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन होती है कि इसमें कोई केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इट इज़ प्योर, इट इज़ ऑल टोटली प्योर, इसमें नेचुरल तरीके का इस्तेमाल किया गया है इनकी उनको उगाने के लिए। तो ऐसी खेती को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा कि बैक्टीरिया को तुम फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट कर सकते हो, बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हो। कौन से? ये सारे के सारे बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रोजन में, जिसकी वजह से सॉइल का जो तुम्हारा नाइट्रोजन कंटेंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो इसको इस्तेमाल करो। क्यों केमिकल इस्तेमाल करना? केमिकल इस्तेमाल करोगे नाइट्रोजन केमिकली ऐड करोगे, इससे अच्छा नेचुरली ऐड करो इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके। दूसरा, फंजाई को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। फंजाई बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट से। जैसे बेटा पहाड़ों पे जाते होगे, आपको पाइन ट्रीज मिलता होगा, तो ये पाइन ट्रीज के जो रूट होते हैं ना बेटा, इनके रूट में आपको फंजाई की प्रेजेंस मिलती है। तो जब फंजाई किसी हायर प्लांट्स के रूट में मौजूद होता है, ऐसे एसोसिएशन को माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, हम ऐसे एसोसिएशन को सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। जब गिफ्ट लेके जाते हो, रिटर्न गिफ्ट मिलता है, आपका भी फायदा उनका भी फायदा। तो जब दोनों तरफ से फायदा हो, इस रिश्ते को म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो इन दोनों को आपस में क्या फायदा मिल रहा है? देखो बेटा, फंजाई को तो रहने के लिए मुफ्त में घर मिल गया। कहाँ रह रही है? इस प्लांट के रूट में। रूट को क्या फायदा मिल रहा है? रूट फंजाई को रख करके पता है क्या फायदा मिल रहा है? इस ओवरऑल प्लांट को पता है क्या फायदा मिल रहा है? फंजाई इज वेरी गुड एब्जॉर्बर। जो भी सॉइल से पानी और मिनरल्स चाहिए ना, ये फंजाई एब्जॉर्ब करके दे लेगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, इसीलिए एसोसिएशन सिम्बायोटिक है। तो देखो लिखा हुआ है, फंगस जो होता है बेटा, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और प्लांट को पास कर देता है। फॉस्फोरस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट को चाहिए बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करने के लिए। तो बढ़िया हो गया ना। उसके बाद माइकोराइजा प्लांट को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है? प्लांट को बेटा कोई रूट बॉर्न पैथोजेंस नहीं होते, रेजिस्टेंट टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, ये टॉलरेंट हो जाते हैं ज्यादा सैलिनिटी और ड्राउट से, और इनकी ओवरऑल क्योंकि टॉलरेंस बढ़ गई, कीड़े मकोड़े नहीं लग रहे, पैथोजेंस नहीं लग रहे, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ गई फंजाई को रखने से, तो ये ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत फ्रूटफुल बेनिफिशियल साबित हुई है। तो देखो दोनों को फायदा मिल रहा है, तो इसका इस्तेमाल कर लो एज अ बायो फर्टिलाइजर, मजा आ जाएगा प्लांट को और सॉइल को, दोनों को, और इसको खुद को भी। नेक्स्ट, द लास्ट इज वी कैन यूज साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो। साइनोबैक्टीरिया के पास भी बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते हैं, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेंगे सॉइल में। तो रादर देन रिलाइंग एंड बिलीविंग ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, वी कैन यूज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी बेटा नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और इंक्रीज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में। क्योंकि बेटा ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं थे, बट ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है। वाह, एक साथ दो काम करेगा, नाइट्रोजन भी फिक्स करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को भी इंक्रीज करेगा।
कौन कौन सा साइनोबैक्टीरिया है? नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं सॉइल में। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। तो हमने इस चैप्टर में शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से रिवाइज किया कि माइक्रोब्स को कहाँ कहाँ पर यूज किया गया है हमारे वेलफेयर के लिए। चाहे तुम फर्टिलाइजर्स में देख लो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करोगे तो कितना हार्म पहुंचेगा, ठीक है, इसलिए वहां भी यूज मत करो, केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर दो माइक्रोब से। फिर हमने सीवेज ट्रीटमेंट में देखा माइक्रोब कैसे मदद कर रहा है सीवेज को ट्रीट करने के लिए। हमने बायोगैस प्रोडक्शन में देखा, हमने एंटीबायोटिक्स, वाओ दैट वाज अ ग्रेट टाइम जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुआ था, अगेन हमारे माइक्रोब्स थे उसमें। देन एल्कोहलिक बेवरेजेस में माइक्रोब्स थे। देन हमारे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो जाए, क्लॉट बस्टर की जरूरत इस्तेमाल होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। ये सब बेटा माइक्रोब्स, हर जगह माइक्रोब्स का आप यूज देख रहे हो। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि माइक्रोब्स खतरनाक साबित होते हैं। हाँ, कुछ कोविड-19 जैसे वायरस भी हैं, जो कुछ डेडली बैक्टीरियाज भी हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है, तो वैसे पैथोजेंस भी हैं, बट यस देयर आर माइक्रोब्स जिनका इस्तेमाल हम अपने यूज के लिए, वेलफेयर के लिए भी कर सकते हैं। तो ये चैप्टर उसी पर बेस्ड था। ठीक है, होमवर्क आपका यही है बेटा, अच्छे से मस्त रिवाइज करना, एनसीईआरटी पढ़ना, एंड योर चैप्टर विल बी डन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर बेटा दिस लेक्चर। अगले माइंड मैप सीरीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।